साल 2023 के आखिरी महीनों की बात है, जब नियोम के एक पूर्व इंजीनियर ने एक बेहद गोपनीय ब्रीफिंग से बाहर कदम रखा और अपने साथी से कुछ ऐसा कहा जिसे बहुत तेजी से दबा दिया गया। उसने कहा था कि आंकड़े काम नहीं कर रहे हैं और उस कमरे में बैठा हर कोई ये सच अच्छी तरह से जानता है। इस एक छोटे से वाक्य ने पर्दे के पीछे कुछ ऐसा नुकसान किया जिसे दुनिया की कोई भी पीआर एजेंसी या प्रेस रिलीज कुडन ठीक नहीं कर सकती। आखिरकार जब मानव इतिहास की सबसे महंगी निर्माण परियोजना के अंदर का कोई व्यक्ति ये कहे कि गणित बिगड़ चुका है, तो आपको वो सवाल पूछना ही होगा जिसका जवाब रियाद में बैठा कोई भी अधिकारी नहीं देना चाहता। क्या होगा जब $1 ट्रिलियन का यह आलीशान सपना बनने से पहले ही बिखरने लगेगा? आज आप और मैं इसी सच की गहराई में उतरेंगे। हम लगातार उन गहरी खाइयों की जांच करते हैं जो बड़े दावों और जमीनी हकीकत के बीच खड़ी होती हैं। और इस वक्त द लाइन के अंदर जो विरोधाभास सामने आ रहा है, वो अब तक का सबसे हैरान करने वाला सच है। द लाइन कभी सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो एक सियासी ताकत का प्रदर्शन था। सऊदी अरब ने दुबई की गगनचुंबी इमारतों, बेकाबू ट्रैफिक और तपती गर्मी को देखकर यह तय किया कि ऐसा पारंपरिक ढांचा अब पुराना हो चुका है। साल 2021 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के सामने आकर एक ऐसी योजना पेश की जो सिविल इंजीनियरिंग से ज्यादा कोई साइंस फिक्शन लगती थी। एक शीशे की दीवारों वाली नगरी जो रेगिस्तान में 170 किलोमीटर तक फैली होगी, केवल 200 मीटर चौड़ी होगी और जहां 90 लाख लोग बिना किसी कार या सड़क के रहेंगे। सब कुछ वर्टिकल होगा और एक तेज रफ्तार ट्रेन इसके केंद्र से होकर गुजरेगी। दो विशालकाय शीशे की दीवारों के भीतर बंद एक ऐसा नियंत्रित शहर जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। दुनिया हैरान होकर यह सब देख रही थी। कुछ वास्तुकारों ने इसे भविष्य का नजरिया कहा, तो कुछ ने इसे भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ और पूरी तरह से असंभव करार दिया। लेकिन सऊदी अरब ने इसे आने वाला कल बताया और अपनी गंभीरता साबित करने के लिए $1 ट्रिलियन के बजट का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ दुबई ने खुद को वैश्विक प्रतीक बनाने में पूरे 30 साल खपा दिए थे, जहां कांच के टावर, इंसानों के बनाए द्वीप और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत शामिल थी। रियाद का बिना कहा संदेश बिल्कुल साफ था कि जो काम दुबई ने पैसे और हौसले से किया, हम उससे कहीं बेहतर करके दिखाएंगे। हम सिर्फ एक शहर नहीं बनाएंगे, बल्कि शहर की सदियों पुरानी परिभाषा को ही मिटा देंगे। करीब 2 साल तक लगा कि यह मुमकिन है। असीमित सरकारी खजाना, पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण, कोई विरोध नहीं, न कोई योजना समितियां और न ही चुनावों की कोई चिंता। बस एक सनक भरा सपना था और उसे पूरा करने के लिए पैसों का एक अथाह समंदर। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा, पहले बहुत खामोशी से और फिर बेहद तेजी के साथ। और अब हर दिशा से खतरे के संकेत साफ मिलने लगे हैं। चलिए सबसे पहले इसके विशाल आकार की समस्या से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां असल भौतिक विज्ञान इनके शानदार विज्ञापनों और दावों से अलग होने लगता है। द लाइन की शुरुआती योजना में साल 2030 तक 90 लाख निवासियों को बसाने का दावा किया गया था। यह कोई अनुमान मात्र नहीं था, बल्कि हर सरकारी बैठक और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस विज्ञप्ति में छापी गई मुख्य हेडलाइन थी कि 2030 तक 170 किलोमीटर लंबे और 500 मीटर ऊंचे ढांचे में 90 लाख लोग रहेंगे। साल 2024 की शुरुआत तक उस आंकड़े को बदल दिया गया था, बहुत चुपके से, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के और बिना किसी आधिकारिक सुधार के। सऊदी अरब से लीक हुई रिपोर्टों से पता चला कि साल 2030 का नया लक्ष्य 90 लाख नहीं, बल्कि सिर्फ लगभग 3 लाख लोगों का था। ये कोई मामूली सुधार नहीं है, बल्कि $1 ट्रिलियन लगाने के बाद भी 7 साल में सीधे 97% की भारी कटौती है। इसे समझने के लिए ये जानिए कि 3 लाख लोग यूरोप के किसी बहुत छोटे शहर की आबादी के बराबर होते हैं। ये आबादी ब्रिटेन के कवेंट्री या टेक्सास के कॉर्पस क्रिस्टी शहर से भी कम है। यानी मानव इतिहास की सबसे महंगी और भव्य निर्माण परियोजना अगर अपने बदले हुए लक्ष्यों को पूरा भी कर लेती है, तो भी उसमें रहने वाले लोगों की संख्या ब्रिटेन के एक छोटे से कवेंट्री शहर से भी कम रहने वाली है। जिन वास्तुकारों और योजनाकारों ने शुरू में द लाइन की आलोचना की थी, उन्हें इस विफलता पर कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने इस परियोजना के नामुमकिन होने को लेकर बहुत पहले ही सवाल उठा दिए थे। सिर्फ 200 मीटर चौड़ी और 500 मीटर ऊंची जगह में 90 लाख लोगों को बसाने के लिए इतनी भयानक भीड़ और घनत्व की जरूरत होगी,
जिसका दुनिया के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। मनीला या ढाका जैसे दुनिया के सबसे घने शहर भी अपनी आबादी को दूर दूर तक फैलाते हैं, लेकिन इसे केवल 200 मीटर की पट्टी में समेटने से ऐसी इंजीनियरिंग चुनौतियां खड़ी होती हैं जिन्हें सुलझाने का कोई नियम या तकनीक आज तक बनी ही नहीं है। वर्टिकल ट्रांसपोर्ट यानी लिफ्ट का विज्ञान ही सबसे बड़ा संकट बन जाता है। इस संकरी सी जगह में 90 लाख लोगों को ले जाने के लिए इतनी जटिल और भारी बिजली खाने वाली लिफ्ट प्रणाली चाहिए होगी कि कार्बन न्यूट्रल का दावा पहले ही खत्म हो जाएगा। जिन शोधकर्ताओं ने इसके परिवहन प्रणालियों का गहराई से अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि शहर के भीतर की हलचल को बनाए रखने के लिए ही इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होगी, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर देती है। इनमें से कोई भी बात छिपी नहीं थी। इंजीनियरों ने इस बारे में खुले तौर पर चेतावनी दी थी और विद्वानों ने रिसर्च पेपर छापे थे, लेकिन सऊदी सरकार की तरफ से इसके जवाब में सिर्फ एक गहरी खामोशी देखने को मिली, जिसके पीछे और अधिक कंप्यूटर एनिमेशन, आकर्षक विज्ञापन वीडियो और डिजिटल दुनिया में तैरते एक काल्पनिक स्वर्ग के फुटेज पर बजता हुआ संगीत छिपा था। इन सब चेतावनियों के बावजूद वहां मजदूरों का आना शुरू हो गया, और यही वो जगह है जहां ये पूरी कहानी केवल एक थियरी या कोरी कल्पना ना रहकर एक भयानक हकीकत में बदलने लगती है, जिसे अनदेखा करना अब मुमकिन नहीं है। तबुक के तपते रेगिस्तान में बने निर्माण स्थलों पर कोई बड़े वास्तुकार बैठकर जनसंख्या के घनत्व पर बहस नहीं कर रहे हैं। वहां लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर मौजूद हैं, जो ज्यादातर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से आए हैं। ये लोग प्रोजेक्ट क्षेत्र से बाहर बने बेहद तंग लेबर कैंपों में रहते हैं और 50 डिग्री सेल्सियस जैसी झुलसा देने वाली गर्मी में काम करते हैं। उनके साथ किए गए समझौते अक्सर जमीन की कड़वी सच्चाई से मेल नहीं खाते। मानवाधिकार संगठनों ने साल 2022 और 2023 में इस दयनीय स्थिति का दस्तावेजीकरण शुरू किया था। रिपोर्टों में बताया गया कि कैसे मजदूर तय मजदूरी की आस में आए, लेकिन उन्हें बेहद कम पैसे दिए गए। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, उन्हें बुनियादी सुविधाओं से दूर ठूस ठूस कर रखा गया, और काम के दौरान दम तोड़ने वाले मजदूरों के परिवारों को बहुत मामूली या फिर महीनों देरी से मुआवजा मिला। हालांकि सऊदी सरकार ने इन तमाम दावों को खारिज किया है, लेकिन कई स्वतंत्र संगठनों द्वारा लगातार कई सालों से दी जा रही रिपोर्ट एक ऐसा स्याह पहलू सामने लाती हैं जिसे महज इत्तेफाक कहकर टाला नहीं जा सकता। ये सच है कि सऊदी अरब ने श्रम कानूनों में कुछ सुधार किए हैं। सदियों पुरानी कफाला प्रणाली, जो किसी मजदूर को उसके मालिक से इस तरह बांध देती थी कि उसका वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता था, उसे कागजों पर थोड़ा बदला गया है। अब मजदूर बिना अनुमति के नौकरी बदल तो सकते हैं, लेकिन नियमों को लिखना और उन्हें जमीन पर लागू करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इतने विशाल, बेहद दूर दराज के इलाके में चल रहे और अत्यधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रोजेक्ट पर सरकारी कागजों के वादों और रोजमर्रा की खौफनाक हकीकत के बीच का अंतर इतना गहरा है कि जिसे आसानी से पाटा नहीं जा सकता। सबसे दुखद बात यह है कि जो मजदूर रात दिन पसीना बहा रहे हैं, वे एक ऐसे शहर का निर्माण कर रहे हैं जो शायद अपने असली रूप में कभी वजूद में आ ही नहीं पाएगा। ये बात बहुत मायने रखती है। जिन लोगों ने इस भव्य सपने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वे उस आलीशान महल के नीति निर्माताओं से कोसों दूर हैं। लेकिन जमीन पर सिर्फ मजदूरों की हालत ही नहीं बदल रही है, बल्कि खुद प्रोजेक्ट का दायरा भी धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। मूल रूप से तय किया गया था कि 170 किलोमीटर के इस पूरे कॉरिडोर में एक साथ कई जगहों पर काम शुरू किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि पूरा काम सिमटकर केवल 2.4 किलोमीटर के एक बहुत छोटे हिस्से तक सीमित रह गया है। और ये कोई कुछ समय के लिए किया गया बदलाव या चरणबद्ध काम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े संकट की ओर इशारा है। साल 2022 से 2024 के बीच सैटेलाइट तस्वीरों और स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि निर्माण की जो रफ्तार है, उसके हिसाब से साल 2030 तक इस विशालकाय ढांचे का एक छोटा सा हिस्सा पूरा करना भी नामुमकिन है। इसके लिए जिस स्तर की गति चाहिए, वो जमीन पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इस पूरे प्रोजेक्ट को संभालने वाली कंपनी नियोम ने इन खबरों का खंडन करने की कोशिश की है। अधिकारियों का कहना है कि यह शुरुआती धीमापन उनकी सोची समझी योजना का हिस्सा है। वे इसे एक सिलसिलेवार शुरुआत बता रहे हैं, ताकि पहले हिस्से से सीख लेकर आगे का काम बढ़ाया जा सके। ये दलील पहली नज़र में पूरी तरह गलत भी नहीं लगती, क्योंकि आप 170 किलोमीटर की कोई नई चीज़ रातों रात या एक ही बार में खड़ी नहीं कर सकते।
लेकिन एक योजनाबद्ध शुरुआत के बहाने और दुनिया से किए गए मूल वादों के बीच का ये भारी फासला कोई छोटा मोटा प्रचार का मुद्दा नहीं है। जब आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि साल 2030 तक यहां 90 लाख लोग रहेंगे और असली अनुमान केवल 2.4 किलोमीटर के हिस्से में सिर्फ 3 लाख लोगों का रह जाता है, तो बुनियाद ही हिल जाती है। इस बदलाव के गंभीर परिणाम केवल समय सीमा पर ही नहीं, बल्कि निवेशकों के भरोसे और पूरे नियम के वजूद पर भी पड़ेंगे। अब आप और मैं इस बात को गहराई से समझेंगे कि वास्तुकला की बहसों के बीच कौन सा बड़ा सच दफन हो गया है। द लाइन कभी कोई महज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं था। ये तो एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक इशारा था। ये विजन 2030 के तहत तेल पर अपनी निर्भरता को खत्म करने की सऊदी अरब की एक आखिरी और बेहद छटपटाहट भरी कोशिश थी। पर्यटन, तकनीक, मनोरंजन और विदेशी निवेश। द लाइन को इन सभी सपनों के लिए सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक विज्ञापन बनना था। इसे पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि सऊदी अरब केवल तेल बेचने वाला और मानवाधिकारों के विवादों में घिरा रहने वाला देश नहीं है, बल्कि वो भविष्य की कल्पना करने और उसे सच कर दिखाने की ताकत रखता है। दुबई ने इस चाल को बहुत पहले और बहुत अच्छी तरह समझ लिया था, क्योंकि उसने भी 1990 के दशक में बिल्कुल यही तरीका अपनाया था। कुछ ऐसा नामुमकिन बनाओ कि पूरी दुनिया हैरान होकर देखने लगे, फिर उस ध्यान को निवेश, पर्यटन और देश की तरक्की में बदल दो। बुर्ज खलीफा असल में सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं है, बल्कि वो 828 मीटर ऊंचा एक ऐसा सबूत है जो पूरी दुनिया को बताता है कि दुबई जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। पाम जुमेरा कोई असली द्वीप नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट में लिपटा हुआ रियल एस्टेट का एक बड़ा जरिया है। सऊदी अरब का द लाइन प्रोजेक्ट तो इस पूरी कहानी को ही बदलने के लिए बनाया गया था, ताकि दुबई की इन चालाकियों को सिर्फ एक कच्चा मसौदा साबित किया जा सके। लेकिन दुबई ने जो बनाया और द लाइन जो बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके बीच एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क है। दुबई ने ऐसी चीजें बनाई जो सचमुच काम करती हैं। वहां की इमारतें लोगों से भरी हैं, होटलों में मेहमान आते हैं और वहां का हवाई अड्डा हर साल 8 करोड़ यात्रियों को संभालता है। आज आप और मैं दुबई जाकर देख सकते हैं कि वहां की बुनियादी सुविधाएं, चाहे उनके पीछे कितना भी इंसानी दर्द क्यों ना छिपा हो, पूरी तरह से काम कर रही हैं। वहां गाड़ियां चलती हैं और इमारतें आबाद हैं। लेकिन अगर हम द लाइन की बात करें, तो ये आज भी सिर्फ एक वीडियो बनकर रह गया है। एक बेहद महंगा, बारीक जानकारियों से भरा और दिखने में खूबसूरत कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो। मगर इस 3D डिजाइन और जमीनी हकीकत के बीच की खाई निर्माण के इतिहास में सबसे बड़ी है। हमने अब तक जिन मुद्दों पर रोशनी डाली है, चाहे वो आबादी के दावों का अचानक धराशायी होना हो, भौतिकी के वे नियम जिन्हें कभी सुलझाया ही नहीं गया, मजदूरों की बदतर स्थिति हो, या फिर वो कछुआ चाल जो बड़े बड़े वादों से मेल नहीं खाती, इस निर्माण के हर एक मीटर पर भारी भू राजनीतिक दबाव है। मैंने इन सभी चेतावनी भरे संकेतों और भविष्य के अनुमानों को अपनी रिपोर्ट द दुबई इल्यूजन में दर्ज किया है। आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं या स्क्रीन पर दिख रहे कोड को स्कैन करके सीधे इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अभी यहीं रुकिए, क्योंकि इस कहानी का ये आखिरी हिस्सा उस नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा जिससे आप दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। बड़े पैमाने के निर्माण में एक अवधारणा होती है जिसे प्लानिंग फैलेसी यानी योजना बनाने की भूल कहा जाता है। इसे सबसे पहले मशहूर मनोवैज्ञानिक डैनियल कानमैन और एमस ट्वेर्स्की ने दुनिया के सामने रखा था। यह इंसानी दिमाग की उस कमजोरी को दिखाता है जिसमें हम हमेशा ये काम आंकते हैं कि किसी काम में कितना वक्त लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा और कितनी चीजें बिगड़ सकती हैं। ये भूल सिर्फ नाकाम मैनेजरों के साथ नहीं होती, बल्कि बेहद बुद्धिमान लोगों के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में भी देखी जाती है। हमारा दिमाग भविष्य को लेकर जरूरत से ज्यादा उम्मीदें पाल लेता है और आने वाली संभावित नाकामियों के प्रति पूरी तरह अंधा हो जाता है। इतिहास गवाह है कि सिडनी ओपेरा हाउस का बजट केवल 70 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तय किया गया था, लेकिन वो बढ़कर 10 करोड़ 2 लाख डॉलर तक पहुंच गया। बोस्टन के बिग डिग प्रोजेक्ट का अनुमान 2 अरब 80 करोड़ डॉलर था, जो आखिरकार 24 अरब डॉलर में पूरा हुआ। बर्लिन ब्रांडेनबर्ग हवाई अड्डे को साल 2011 में खुलना था, मगर वो भयंकर संकट के बाद साल 2020 में जाकर खुल पाया। ये वो प्रोजेक्ट्स थे जिनका पहले से कोई ना कोई आधार था, जहां इंजीनियरिंग के बुनियादी सिद्धांत मौजूद थे। कम से कम आप किसी दूसरी इमारत की तरफ इशारा करके कह सकते थे कि हम ऐसा ही कुछ बना रहे हैं, बस थोड़ा बड़ा।
लेकिन द लाइन का दुनिया में कोई ऐतिहासिक उदाहरण मौजूद ही नहीं है। आज तक इतिहास में ऐसा कुछ भी कभी नहीं बनाया गया है। सीखने के लिए हमारे पास कोई पुराना केस स्टडी नहीं है, ना ही तुलना करने के लिए कोई ढांचा मौजूद है। इस शहर के अंदर की हर प्रणाली, चाहे वो यातायात हो, तापमान नियंत्रण हो, खाद्य वितरण हो या फिर आपातकालीन सेवाएं, सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से तैयार करना होगा। प्लानिंग फैलेसी के नियमों के अनुसार जब आपके पास कोई उदाहरण ना हो और स्तर इतना विशाल हो, तो प्रोजेक्ट का समय पर और तय बजट में पूरा होना सांख्यिकीय रूप से लगभग शून्य के बराबर होता है। ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स के ऐतिहासिक आंकड़े हमें यही बताते हैं। नियम को चलाने वाले लोग, वहां काम करने वाले इंजीनियर और आर्थिक विश्लेषक भी इस कड़वी सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं। आबादी के लक्ष्य को 90 लाख से घटाकर सीधे 3 लाख कर देना कोई साधारण नाकामी नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि हकीकत हमेशा अपना रास्ता खुद ढूंढती है और कल्पनाओं को पीछे धकेल देती है। अब सवाल ये नहीं है कि द लाइन को उसी रूप में बनाया जाएगा जैसा शुरू में प्रचारित किया गया था, क्योंकि वो सपना तो पहले ही टूट चुका है। असली सवाल यह है कि इसकी जगह आखिरकार बनेगा क्या। दुनिया को क्या कहानी सुनाई जाएगी कि उनका असली प्लान हमेशा से यही था। और जब इस विशाल सपने को छोटा किया जाएगा तो उन लाखों मजदूरों और अरबों डॉलरों का क्या होगा जो पहले ही इसमें झोंके जा चुके हैं। रियाद के लिए यह भू राजनीतिक गणित बहुत उलझा हुआ है। द लाइन को दुबई को पुराना साबित करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब हकीकत और दावों के बीच का अंतर साफ दिखने लगा है। अगर द लाइन साल 2030 तक 2.4 किलोमीटर के छोटे से हिस्से में महज 3 लाख लोगों को बसाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है, तो समझदार निवेशक अपना पैसा कहाँ लगाएंगे? आप और मैं देख सकते हैं कि इस अनिश्चितता के बीच वो पैसा वापस दुबई की तरफ रुख कर सकता है। वहां का ढांचा पूरी तरह से काम करता है, कानून व्यवस्था मजबूत है और हवाई अड्डे चालू हैं। भले ही दुबई खुद महंगाई और लोगों के पलायन की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन सऊदी की ये नाकामी दुबई के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशक इस पूरे तमाशे को देखकर ये मान सकते हैं कि खाड़ी देशों में मार्केटिंग के जरिए दिखाए जाने वाले बड़े सपने असल में जमीन पर उतने मजबूत नहीं होते जितने वे विज्ञापनों में नजर आते हैं। ये निष्कर्ष न केवल रियाद के लिए नुकसानदेह है, बल्कि अबू धाबी, दुबई और इस क्षेत्र के हर उस शहर के लिए भी बेहद बुरा है जो विदेशी निवेशकों के भरोसे पर टिके हुए हैं। द लाइन के सामने खड़ी चुनौतियों का असली असर सिर्फ इस प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहेगा। प्रोजेक्ट छोटे किए जा सकते हैं, उन्हें नए नाम से लॉन्च किया जा सकता है या चुपचाप बंद भी किया जा सकता है। असल बात यह है कि इससे उस पूरे आर्थिक मॉडल की साख खत्म हो जाएगी जो कहता है कि हमें अपना निवेश दीजिए, हमारे यहाँ नागरिकता लीजिए और हमारी तरफ ध्यान दीजिए क्योंकि हम यहाँ भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ये पूरा मॉडल सिर्फ इसी उम्मीद पर टिका था कि जैसा वादा किया गया है वैसा ही भविष्य सचमुच सामने आएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो पूरा भरोसा टूट जाता है। जब वादे पूरे नहीं होते तो उसका असर केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि वो मनोवैज्ञानिक होता है। ये लोगों के उस नज़रिए को बदल देता है जिससे वे अगले बड़े प्रोजेक्ट के विज्ञापनों और लाख करोड़ डॉलर के वादों को देखते हैं। और यकीन मानिए, ऐसा अगला वादा भी जल्द ही आएगा, क्योंकि इसके पीछे की राजनीतिक वजहें आज भी वैसी ही हैं। मोहम्मद बिन सलमान को अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से अलग करना ही होगा, क्योंकि तेल का बाजार तेजी से सिकुड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं और निवेशकों को आकर्षित करने का दबाव आज भी उतना ही वास्तविक है। द लाइन का भविष्य चाहे जो भी हो, आने वाले दशक में हमें इस कहानी का एक नया रूप फिर से देखने को मिलेगा। अब आपको खुद से ये नहीं पूछना है कि क्या इन विज्ञापनों पर भरोसा किया जाए या नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। असली सवाल यह है कि इन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के पीछे छिपे हुए वास्तविक अवसरों और खतरों को हम कैसे पहचानें, क्योंकि ये बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कभी बंद नहीं होने वाले हैं और ना ही इनके दावों और जमीनी हकीकत के बीच का ये अंतर कभी खत्म होगा। जो शहर इस सच्चाई को समझते हैं और खुद को बड़ा चलाकर पेश करने के बजाय ईमानदारी से काम करते हैं, वही रेगिस्तान की इस धूल के शांत होने के बाद भी मजबूती से खड़े रहेंगे। अगर आप और मैं खाड़ी देशों के इन शहरों की इस अंदरूनी कहानी को समझना चाहते हैं, जहां पैसा पानी की तरह बह रहा है और लोग चुपचाप वहां से निकल रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद आपको कोई हसीन और काल्पनिक सपना बेचना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपी हुई कड़वी हकीकत को पूरी ईमानदारी से आपके सामने लाना है।